नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने विधायिका। आज हम विधायिका का अध्ययन करेंगे कि विधायिका क्या होती है, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी साधन इसके अंतर्गत आते हैं, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और विधायिका की हमें क्यों आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम इसका परिचय ध्यान से पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, हम भारत में चुनावों का महत्व और चुनावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। विधायिकाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएं कैसे काम करती हैं, लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्व का भी अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम बातें करेंगे विधायिका का क्या महत्व है, संसद के कार्य और शक्तियां क्या हैं, कानून किसे कहते हैं, कानून कैसे बनते हैं, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है और संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। हम इन बिंदुओं की विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, विधायिका को हम संसद भी कहते हैं। जो संघ की जो विधायिका होती है उसे संसद कहा जाता है और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है और दो सदन होते हैं। एक होता है ऊपरी सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं और एक सदन होता है निम्न सदन, जनता का सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। और राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि विधायिका जो संघ की केंद्र की जो विधायिका है वह संसद कहलाती है। किसके साथ? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर के, तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। इसके बाद राज्यों की जो विधायिका होती है उसे हम विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। आम बोलचाल में सभी लोग इसे विधानसभा कहते हैं। अब सबसे पहले बात यह आती है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में कानून बनाना एक कार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि विधायिका जो है, केंद्र की जो विधायिका है, संसद है, वो कानून बनाने का कार्य करती है। लेकिन कानून बनाना ही एक कार्य नहीं है, इसके अलावा भी वो बहुत सारे कार्य करती है। ये सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का, लोकतंत्र में यानी जनता के शासन में जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कौन सी प्रक्रियाएं? राजनीतिक प्रक्रियाएं जो भी होती हैं उसका केंद्र है, सेंट्रल पॉइंट है वो। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। संसद में आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे टीवी चैनल्स में संसद के में जो बहस चलती है, जो वाद विवाद चलता है, उसको हम निरंतर देखते भी हैं संसद में। तो सदन में बहस, बहिर्गमन मतलब बाहर निकालना, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग इत्यादि अत्यंत जीवंत रखते हैं सदन को। जो है, जो सदन होता है, सदन मतलब हाउसेज जो होते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इसमें क्या होता है? बहस होती है, बहिर्गमन होता है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति भी होती है और सरोकार और सहयोग, सभी चीजें होती हैं। और इन चीजों से सदन जीवंत बना रहता है। ठीक है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। दरअसल मतलब वास्तव में जब तक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका नहीं होगी, संसद नहीं होगी, तब तक सच्चे लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते, सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। जनता सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को चुनती है, किसी प्रतिनिधि को चुनती है, वह प्रतिनिधि जो है विधायिका में बैठता है, विधायिका में अपना स्थान रखता है और वह जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करता है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, विधायिका यानी
केंद्र की जो संसद है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो चुन करके विधायिका में जाते हैं और वह वहां पर जो है जनता की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करती है, अर्थात अपना उत्तरदायित्व, जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करती है। यह वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र का आधार है। कहने का मतलब ये है कि जो संसद है वो किसका प्रतिरूप है? वह प्रातिनिधिक लोकतंत्र का प्रतिरूप है। लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि क्या उस देश में जनता के द्वारा चुनाव होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तभी लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र का तात्पर्य यही है कि हम जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को सर्वसम्मति से चुन करके वहां भेजें। कहाँ भेजें? संसद में भेजें। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। किसके बावजूद? प्रातिनिधिक लोकतंत्र के बावजूद अब क्या हो रहा है? कार्यपालिका अधिक विख्यात होती जा रही है, अधिक अपना अस्तित्व रख रही है और विधायिकाएं जो हैं अपनी इंपॉर्टेंस खत्म करती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है। मतलब मंत्रिमंडल जो होता है वह नीतियों का निर्माण करता है और शासन का एजेंडा तैयार करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया है। कहने का मतलब है कि जो संसद का कार्य है, नीतियों का निर्माण करना, नीतियों को लागू करना, नीतियों को बनाना, ये सभी चीजें जो है संसद का कार्य है। लेकिन ये सारा कार्य जो है व्यवहारिक रूप में किसने अपने हाथों में ले लिया है? कार्यपालिका ने अपने हाथों में ले लिया है और पूरे ही सभी जगह जो है कार्यपालिका अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है एक बेस्ट फेस के द्वारा। लेकिन विधायिकाओं का जो कार्य है, लोकसभा और राज्यसभा विधायिकाओं का जो कार्य है वो अपना महत्व धीरे धीरे खोती जा रही है, इसलिए संसद का ह्रास हो रहा है, ऐसा आलोचक कहते हैं। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल से क्या तात्पर्य है? कि एक ऐसा प्रभावी मंत्रिमंडल जिसके पास पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद भी विधायिका में उसकी बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत बड़ा शक्तिशाली मंत्रिमंडल हो, बहुत अच्छे उसमें मंत्री हो, बहुत प्रभावशाली मंत्री हो, उसके बावजूद भी विधायिका यानी संसद में बहुमत उसका होना आवश्यक होता है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है, संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। एक सशक्त नेता, एक परिपूर्ण नेता, एक शक्तिशाली नेता, चातुर्यपूर्ण नेता, हर प्रकार का जो नेता है उसको संसद का सामना कैसे करना पड़ेगा? अगर संसद के जो सदस्य हैं उससे प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित रूप से उसको जवाब दे करके उस सांसद को संतुष्ट करना पड़ेगा, अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो सकता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। ये हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। कौन कराता है एहसास? जब संसद के सदस्य मंत्रिमंडल से, मंत्रियों से या किसी उस सशक्त नेता से, सशक्त मंत्री से प्रश्न पूछते हैं और जब वो जवाब देता है तो ये हमें किसकी क्षमता का एहसास दिलाता है? लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास दिलाता है कि संसद में जो हमने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है वो जनता के हित से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों के जवाब से जब तक वह संतुष्ट नहीं होती है तब तक वो प्रश्न पे प्रश्न चलते ही जाते हैं। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। कौन सा मंच? संसद के अंतर्गत जो बहस होती है या वाद विवाद होता है, ये लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से जनता के हितों से संबंधित मांगों के बीच में बहस हो रही है। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है एक सशक्त लोकतंत्र का। राइट। अब इसके बाद अब बात आती है अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक है। मतलब अपनी इसकी संरचना इतनी ज्यादा विशेषतापूर्ण है कि सरकार के अन्य सभी अंग कौन से होते हैं विद्यार्थियों? आपको पता होगा अन्य अंग कौन से होते हैं। अन्य अंग हो गया न्यायपालिका,
और कार्यपालिका इनसे बेहतर है। फिर इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की भी शक्ति है। तो इसके संसद की इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्व क्यों है, महत्वपूर्ण क्या क्यों है? तो हमारे पास सामने दो तीन पॉइंट आए इसके अंतर्गत। सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसे संसद के सदस्यों का जवाब देना होता है, उनसे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है और संतुष्ट करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के वाद विवाद होते हैं, बहसें होती हैं और वाद विवाद का एक खुला मंच प्रस्तुत करता है और यह एक लोकतंत्र का एक सर्वोत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। दूसरी बात, सभी अंगों के बीच में, मतलब राजनीतिक व्यवस्था के सभी अंगों के बीच में संसद जो है, विधायिका जो है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भले ही मंत्रिमंडल नीति का निर्माण करे, भले ही उनको लागू करना, उनका एजेंडा तैयार करना मंत्रिमंडल करे, लेकिन संसद के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता। संसद ही जो है मंत्रिमंडल को भंग भी कर सकती है, उसको बर्खास्त कर सकती है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। इस प्रकार से बहुत से कार्य जो है संसद के बिना नहीं हो सकते। इसलिए आलोचक जो कहते हैं कि लोकतंत्र का संसद का हास हो रहा है, ऐसा नहीं है। संसद का हास होगा तो लोकतंत्र का भी हास होगा, तो संसद का हास ही नहीं है तो लोकतंत्र का हास भी नहीं होगा। तो दोनों ही बातें इसमें स्पष्ट हो जाती हैं। इसके बाद देखो, एक एक्टिविटी दी गई है, आप खुद करें, खुद सीखें, बताया गया है इसमें। इन समाचारों पर विचार करें और ये सोचें कि यदि विधायिकाएं न होती तो क्या होता। प्रत्येक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद बताएं कि वो कैसे कार्यपालिका को नियंत्रित करने में विधायिका सफल और असफल रही है। 28 फरवरी को 2002 केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट प्रस्तावों में 50 किलोग्राम यूरिया खाद की बोरी की कीमत 12 रुपए बढ़ाने तथा 2 अन्य खादों के दामों में भी कुछ वृद्धि करने के प्रस्ताव की घोषणा की। इससे खाद के दामों में 5% वृद्धि हुई। यूरिया खाद के वर्तमान मूल्य 4,830 रुपए प्रति टन पर 80% सब्सिडी है। तो आप बताइए इसमें क्या स्थिति पैदा होगी। 11 मार्च 2002 विपक्ष के जबरदस्त विरोध के कारण वित्त मंत्री को खाद के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। तो संसद क्या करती है, आप ये देख लीजिए कि कोई भी मंत्री अपनी मन मर्जी से किसी भी वस्तु का दाम बढ़ा नहीं सकता है। उसको हर जगह संसद में हर मेंबर या संसद के द्वारा प्रस्तावित जो भी प्रश्न है उनका पूर्णतः स्पष्ट उत्तर भी देना होता है, और वो अगर स्पष्ट नहीं उत्तर दे पाता है तो वह उसमें फेल हो जाता है और अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो सकता है। तो इस आधार पर जब इसमें विरोध किया गया विपक्षी पार्टी, क्योंकि संसद में विपक्षी पार्टी भी बैठती है और सत्तारूढ़ दल के भी इसमें प्रतिनिधि बैठते हैं और सांसद भी बैठते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके माध्यम से अगर विरोध किया गया तो निश्चित रूप से क्या होगा, निश्चित रूप से वह अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए, 4 जून 1998 को लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर विवादास्पद स्थिति बनी और पूरे विपक्ष ने सदन में बहिर्गमन किया, और इस मुद्दे पर बहिर्गमन किया मतलब बाहर निकल गया विरोध करके। इस मुद्दे पर सदन में 2 दिनों तक गर्मागर्मी रही। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में यूरिया खाद के दामों में मात्र 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया था, जिससे उस पर सब्सिडी कम की जा सके। इस विरोध के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। तो आप देख सकते हैं संसद के विरोध करने के बाद किस तरीके से मंत्रियों को अपनी नीति को वापस लेना पड़ता है। इसी प्रकार से देखो, 22 फरवरी 1983 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने तथा असम पर बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया, असम में रहने वाले सभी समुदायों और समूहों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए मैं अलग अलग विचार और नीतियों से प्रतिबद्धता रखने वाले आप सभी सदस्यों को सहयोग चाहता हूं। यह समय विवाद का नहीं वरन घाव पर मरहम लगाने का है। यह है हिंदुस्तान टाइम्स 22 फरवरी 1983। इसी प्रकार से लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध जताया। तो इस प्रकार से
सदन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं कि सदन में अगर विरोध हो गया किसी चीज का, किसी विषय का, तो निश्चित रूप से उसे उस पर कार्य करना ही होता है, अपने प्रस्तावों को वापस भी लेना होता है, और जिस मुद्दे के लिए वो कहते हैं कि इस पर बहस की जानी चाहिए तो उस मुद्दे पर बहस भी की जाती है। अब बात आती है संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है। इस संसद में दो सदनों की क्या आवश्यकता है, इसे लोकसभा और राज्यसभा की हमने बात करी है। तो लोकसभा क्योंकि लोकसभा एक एक्टिव हाउस है, सदन है, और राज्यसभा इतना एक्टिव नहीं है जितना कि उसमें उसकी जो इम्पोर्टेंस है जो बताई जाती है। फिर कहा जाता है कि दूसरे सदन की आवश्यकता ही क्यों है, जब लोकसभा में ही सारे निर्णय होते हैं तो राज्यसभा की आवश्यकता क्यों है। बच्चों, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और सदन की आवश्यकता क्यों है और ये क्या होता है इसके बारे में आपको उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि संसद में दो सदन की आवश्यकता क्यों होती है। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और धन्यवाद।